फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Put a uniform meter scale horizontally on your extended index finger with left one at 0 cm and right one at 90 cm. When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only left finger slips with respect to scale and the right finger does not. ठीक है. After some distance, the left finger stops and the right one starts slipping. Then the right finger stops at distance XR, center से 50 cm जो है of the scale, and the left one starts slipping again. This happens because of difference in frictional forces on the two fingers. If the coefficients of static and dynamic friction between the fingers and the scale is 0.4 and 0.32, find the value of XR. तो कुछ लंबा चौड़ा सा अजीब सा सवाल दे रखा है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो एक स्केल है हमारे पास, ये 50 सेंटीमीटर है। हमने लेफ्ट फिंगर यहाँ प्लेस करी और राइट फिंगर यहाँ प्लेस करी। ये 40 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर मार्क पे और ये 0 सेंटीमीटर मार्क पे। अब उसने हमें बोल रखा है कि हम दोनों फिंगर्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर की तरफ, पर जो हमारी लेफ्ट फिंगर है वो स्टार्ट मूव करने लगी। तो ठीक है, तो मान लेते हैं हमारी लेफ्ट फिंगर यहाँ तक आ गई, एक्स डिस्टेंस तक आ गई सेंटर से, और राइट वाली अभी भी यही है 40 सेंटीमीटर में, ये 90 सेंटीमीटर मार्क है। तो अब जब हमारी लेफ्ट फिंगर यहाँ एक्स डिस्टेंस तक आ गई, फिर उसने कहा कि अब लेफ्ट फिंगर स्टॉप हो गई और राइट फिंगर मूव होने लग गई। तो यहाँ पे इसका FBD बना लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे N1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे N1 लग रहा है नॉर्मल, N2 लग रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है तो म्यू डायनामिक इंटू N1 होगा, क्योंकि लेफ्ट फिंगर अभी जस्ट मूव कर रही थी, अभी जस्ट स्टॉप हुई है ना, तो डायनामिक ही लग रहा था, और यहाँ पे स्टैटिक ही है पूरे टाइम, तो म्यू एस N2। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख लेते हैं। N1 इंटू एक्स इज इक्वल टू N2 इंटू 40, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है स्केल में, तो उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कितनी होगी, 0.32 N1 इज इक्वल टू 0.4 N2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 N1 इज इक्वल टू 5 N2, N1 बाई N2 इज इक्वल टू 5 बाई 4 विच इज इक्वल टू 40 बाई एक्स। तो हमारा x की वैल्यू 32 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि जब लेफ्ट फिंगर हमारी 32 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर है तो वो स्टॉप हो जाएगी। अब राइट फिंगर मूव होने लग गई, जब राइट फिंगर मूव होने लग गई 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारी लेफ्ट फिंगर जो है स्टॉप हो चुकी है 32 सेंटीमीटर, और हमने मान लिया जो राइट फिंगर है वो क्या बोल रखा है, XR डिस्टेंस पे स्टॉप करती है सेंटर से, XR डिस्टेंस पे स्टॉप करती है। हमने अब राइट फिंगर मूव करने लगे और वो XR डिस्टेंस पे सेंटर से फिर स्टॉप कर गई, और फिर लेफ्ट फिंगर वापस मूव करने लग गई सेंटर की तरफ। तो जब वो स्टॉप करी तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ N1 डैश लग रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल अब बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्मल बदल चुकी है N2 डैश। अब राइट वाली जस्ट मूव कर ही रही थी, जस्ट स्टॉप हुई है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स डायनामिक के हिसाब से लग रहा है म्यू डी N2 डैश, और ये तो स्टॉप थी पूरे टाइम जब तक राइट मूव कर रही थी, तो यहाँ पे स्टैटिक लग रही होगी। तो फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं। तो N1 डैश 32 इज इक्वल टू N2 डैश XR, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। म्यू एस कितना, 0.4 N1 डैश इज इक्वल टू 0.32 N2 डैश, implies N1 dash by N2 dash is equal to 4 by 5 which is equal to XR by 32। तो इससे हमारा आ जाएगा XR is equal to 25.6 सेंटीमीटर। अब ये जो राइट वाली फिंगर है ये 25.6 सेंटीमीटर के सेंटर से जाके रुक जाएगी, और अब फिर लेफ्ट वाली फिर राइट मूव करने लग जाएगी। तो हमें यही पूछ रखा था कि देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस XR, तो राइट फिंगर कितने डिस्टेंस सेंटर से स्टॉप करती है, तो वो हमने निकाल दिया 25.6 सेंटीमीटर। तो थोड़ा डिफिकल्टी सवाल था इसे समझना कि सवाल कराना क्या चाहता है।